हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर किया जाएगा एक्सप्लेन के साथ, और यह टर्म 2 एग्जाम के लिए है। इसमें सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसमें पुस्तक का नाम दिया गया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसी को इसमें बताना है। तो इसका आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स, जो है वह इस पुस्तक के लेखक है या फिर राइटर हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि माल सूची में नियोजित संचय से क्या तात्पर्य है। इसमें बताना है कि माल सूची में नियोजित संचय जो है वह क्या होता है। तो इसका आंसर है नियोजित माल सूची या माल संचय जो है इसका अभिप्राय स्टॉक में उस परिवर्तन से है जो कि नियोजित ढंग से होता है, और नियोजित माल समावेश की स्थिति में फर्म को अपना माल बढ़ाने के लिए योजना करनी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। इसमें बताना है केंद्रीय बैंक क्या होता है और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर होते हैं। तो इसमें पहला अंतर मुख्यतः यह है कि केंद्रीय बैंक जो है वह सरकार का बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वह जनता का बैंक होता है। यही पहला इसमें मुख्य अंतर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कर की परिभाषा दीजिए। इसमें बताना है कि टैक्स क्या होते हैं, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसी को सिर्फ लिख देना है इसमें। तो इसका आंसर है कि जनता के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला राशि कर कहलाता है, जो कि अनिवार्य होता है, और यह जनता द्वारा दिया जाता है तथा सरकार के द्वारा वसूला जाता है। उदाहरण के लिए कल्याण की दृष्टि से कर जो है वह लिया जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर होता है जिसे कि डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर जिसे कि इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कि उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि प्रदान करती है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निवेश गुणक की धारणा किसने दी। इसमें बताना है कि निवेश गुणक जो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको किसने प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर है कि कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था, इसमें निवेश गुणक का प्रतिपादन किया गया था। 7वां क्वेश्चन है कि अवमूल्यन क्या है। इसमें बताना है कि अवमूल्यन जो है वह डीवैल्यूएशन क्या है। तो इसका आंसर है कि जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाता है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसमें किसी देश के अर्थव्यवस्था में जो सरकारी क्षेत्र होता है, जो कि आय का चक्रीय प्रवाह होता है, उसमें क्या भूमिका होती है सरकार की, उसी का व्याख्या इसमें करना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें सरकार, जिसे कि गवर्नमेंट या राज्य कहा जाता है, तो कानून बनाना और उसे लागू करना और न्याय दिलाना सरकार का काम होता है। कर लगाना एवं आधारभूत संरचना का विकास करना, उत्पादन कार्य भी करना, और स्कूल, कॉलेज एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यह पिछले मॉडल सेट में भी आया था, तो इसे विस्तार से देख लीजिए इसमें। तो इसका आंसर देख सकते हैं आर्थिक एजेंट, इसमें बुक से लिया गया है। इसमें जो है वह आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, उसे ही आर्थिक एजेंट कहा जाता है। वे उपभोक्ता हो सकते हैं या फिर जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या कितना उपभोग करना है, और वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं। फर्म क्षेत्र, जो कि यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। वे सरकार भी हो सकते हैं, निगम हो सकते हैं, बैंक होते हैं जैसी संस्थाएं भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज लेना है, कितना कर लगाना है, आदि भी हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पूंजीगत वस्तुएं जो है श्रम की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। इसमें पूंजीगत वस्तुएं क्या है, वह किस प्रकार श्रम की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, वही इसमें बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पूंजीगत वस्तुएं क्या है। सबसे पहले देखते हैं, तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक की
स्थिर परिसंपत्तियां फिक्स्ड एसेट होती है जिन्हें कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका मूल्य भी उच्च होता है पूंजीगत वस्तु का, और इन वस्तुओं को प्रयोग करने से मूल्य में कमी होती है इनकी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में, अर्थात इसका मूल्य ह्रास होता है, और जैसे कि मशीन और प्लांट। अब इसमें कार्य कुशलता कैसे बढ़ती है उसे देखते हैं हम लोग। तो जैसे एक दर्जी की दुकान में रखी गई सिलाई मशीन उस दर्जी की स्थिर परिसंपत्ति है जो कि पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। अतः पूंजीगत वस्तु से जो है दर्जी की कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है क्योंकि इससे वह अधिक उत्पादन करेगा कपड़ों का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के अलावा 3 ऐसी परिसंपत्तियों का उल्लेख कीजिए जो मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा का मूल्य संचय करने का जो कार्य है उसके अलावा 3 परिसंपत्ति का नाम बताना जो कि मूल्य संचय का कार्य करती है, और इन परिसंपत्तियों के मूल्य संचय कार्य करने में की क्या कठिनाइयाँ होती है उसे भी बताना है इसमें। तो इसका आंसर है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियां भी मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, जैसे कि सोना हो गया, संपत्ति हो गया, भू संपत्ति हो गया, मकान हो गया और बंध पत्र हो गया। इसमें सोना, संपत्ति, भू संपत्ति, मकान और बंध पत्र 4-5 उदाहरण है इसमें, जो शीघ्र ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। परंतु ये संपत्तियां जो होती हैं वह दूसरी संपत्तियों के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती है जो कि मुद्रा के रूप होता है, और इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी नहीं होगी, लेकिन यह परिसंपत्ति मूल्य का संचय करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक देश का उपभोग फलन C = 100 + 0.8y है। इस उपभोग फलन की व्याख्या कीजिए। यह क्या बताना चाह रहा है उपभोग फलन, इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, जो उपभोग फलन था वह था 100 C = 100 + 0.8y। तो इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह MPC वह है 0.8, जो कि फॉर्मूला होता था C होता था y = A + BY + IA ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो B होता था वह होता था MPC जो कि MPC के बराबर होता था। तो इसमें MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह 0.8, और इसका अर्थ है कि यदि कल्प देश में 100 रुपये जो है यहाँ पे दिए गए हैं तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह या आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और इसे C से संकेतित किया जाता है जो कि K के बराबर होता है, K यानी कि गुणक। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु की पूर्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है, क्यों? सार्वजनिक वस्तु की पूर्ति सरकार के द्वारा क्यों की जाती है, इसी को इसमें बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, जिन्हें कि सार्वजनिक वस्तु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना अदृश्य मदें क्या होती है। तो अदृश्य मदें में मुख्यतः सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, अदृश्य मदें तो भुगतान संतुलन में चालू खाते की मदें जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती हैं उसे अदृश्य मदें कहा जाता है। अदृश्य मदें मुख्यतः वे सेवाएं होती है जैसे कि पर्यटन, जहाजरानी और वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएं इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसमें 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह जिसे कि वर्तुल प्रवाह कहा जाता है वह क्या है। तो इस अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र 2 शामिल किए जाते हैं, जहां केंद्र में वित्तीय बैंक कार्य कर रही होती है, और इसे हम ग्राफ के द्वारा भी इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह है। इसमें परिवार क्षेत्र पहला, दूसरा उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र को फर्म कहा जाता है, परिवार क्षेत्र को हाउस होल्ड कहा जाता है, जैसे कि H से दिखाया जाता है। तो परिवार क्षेत्र जो है वह उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवा देती है उत्पादन के लिए, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी होती है। उसके बाद उत्पादक क्षेत्र इनसे वस्तु और सेवा का उत्पादन करके परिवार क्षेत्र को उपभोग करने के लिए देते हैं वस्तु सेवा को। तो फिर से
परिवार क्षेत्र वस्तु सेवा के उपभोग पर जो है व्यय करती है, यानी कि उपभोग करने के बदले पैसा देती है, जो कि वस्तु सेवा पर उपभोग व्यय है फर्म क्षेत्र को प्राप्त हो जाता है परिवार क्षेत्र के द्वारा। उसके बाद फर्म क्षेत्र जो है वह उस पैसे को वापस परिवार क्षेत्र को देती है, साधन सेवाओं का भुगतान करती है, जो कि प्रारंभ में परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को दिए थे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उसके भूमि के बदले में जो हुआ, भूमि के बदले में किराया मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ प्राप्त हो जाता है, जो कि फर्म क्षेत्र के द्वारा परिवार क्षेत्र को वापस से दे दिया जाता है। इसमें नीचे व्याख्या इसे देख लीजिए। व्याख्या: अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं, उत्पादक और परिवार। दूसरा पॉइंट है कि परिवार क्षेत्र सभी उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, उद्यमी और पूंजी जो है वह फर्म को दे देती है। उत्पादक क्षेत्र इनके बदले में साधन सेवा पर भुगतान करती है, जो कि मजदूरी के रूप में होता है, श्रम को, भूमि को किराया मिलता है, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ परिवार प्राप्त होता है, जो कि परिवार क्षेत्र को दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को देता है, जिसके बदले में जो है वह परिवार क्षेत्र उसे भुगतान करते हैं वस्तु और सेवाओं पर। और इन दोनों क्षेत्रों में आय और व्यय का जो चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। यहाँ आय होगा और यहाँ व्यय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। और इसके बीच में जो है यहाँ पे बैंक होता है, जो कि परिवार क्षेत्र जमा करते हैं और परिवार क्षेत्र को ऋण भी देता है। इसी तरह फर्म क्षेत्र भी जमा करते हैं बैंक के पास और फर्म क्षेत्र ऋण भी लेते हैं बैंकों से। तो यह हमारा समाप्त हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है, कारण दीजिए। इसमें पहला वृद्धा पेंशन, दूसरा सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मुफ्त आवास की मूल्य। इसे बताना है कि इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है या नहीं और क्यों। तो इसमें पहला जो था वह था वृद्धा पेंशन। तो वृद्धा पेंशन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे सरकार को कोई जो है वह आय प्राप्त नहीं होता है। दूसरा हमारा था सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मुफ्त आवास का मूल्य। इसमें आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मुफ्त आवास का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे आय का एक स्रोत होता है। जो है इसमें देख सकते हैं आय विधि में जो है वह क्या क्या शामिल किए जाते हैं, क्या क्या नहीं। तो भारत में स्थित अमेरिकी कर्मचारियों का वेतन शामिल किया जाता है और भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ शामिल नहीं किया जाता। सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं शामिल किया जाता है, आकस्मिक लाभ शामिल नहीं किया जाता है। अगला अभिनेता, गायक, कलाकार, रक्षकों का वेतन जो है वह शामिल किया जाता है, जबकि विदेशों में कार्यरत संबंधी से प्राप्त धन को शामिल नहीं किया जाता है। बोनस को शामिल किया जाता है, पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। पुराने स्कूटर के डीलर को प्राप्त कमीशन शामिल होता है, जबकि पुरानी कार की बिक्री से प्राप्त आय शामिल नहीं किया जाता है। अगला व्यापारिक बैंकों से परिवार को मिला ब्याज शामिल होता है। मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर शामिल नहीं किया जाता। कर्मचारियों को दिया गया मुफ्त भोजन शामिल किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता शामिल नहीं किया जाता है। अगला है अवितरित लाभ तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड शामिल होता है, जबकि अनिवार्य भारतीयों के द्वारा अपने परिवार को भेजी गई रकम शामिल नहीं होता है। विदेश में 1 वर्ष से कम समय के लिए कार्यरत कर्मचारियों के परिवार द्वारा प्राप्त धनराशि शामिल होते हैं, जबकि रेड कोट सिक्योरिटी को से प्राप्त उपहार शामिल नहीं होता है। फिर इसमें है अगला कि सेवावृत्ति होने पर यानी कि रिटायर होने पर मिलने वाली पेंशन को शामिल किया जाता है, जबकि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए विदेश में कार्यरत कर्मचारियों से उसके परिवार को प्राप्त धन को शामिल नहीं किया जाता है। उपभोग के लिए उत्पादन से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, तस्करी से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो यह हो गए प्रमुख शामिल किए जाने वाले और नहीं किए जाने वाले मदे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है केंद्रीय बैंक का 2 कार्य बता देना है, क्या होते हैं।
तो इसमें पहला कार्य जो है वह है केंद्रीय बैंक का, जिसे आरबीआई का, वह है पत्र मुद्रा जारी करना। तो आरबीआई जो है वह 1 रुपये के नोट और सभी प्रकार के सिक्के को छोड़कर जितने भी प्रकार के नोट होते हैं उस सभी को जारी करता है, यानी कि 1 रुपये के नोट और सिक्का को जारी नहीं किया जाता। इसे वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है और आरबीआई को कुल जारी किए गए नोटों का 40% भाग जो है सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है अपने पास। परंतु 1956 ईस्वी में संशोधन कर भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई थी, जो कि 1957 ईस्वी में दूसरा संशोधन किया गया था, जिसमें पत्र मुद्रा न्यूनतम सीमा 400 करोड़ रुपए कर दी गई थी और एक बार पुनः संशोधन 25 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जिसे परिवर्तित करके 200 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए। दूसरा कार्य जो था वह था सरकार का बैंक होता है यहाँ। तो केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई जो है वह केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की जमा को अपने पास रखकर सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ सरकार को आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं पर परामर्श भी देता है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी केंद्रीय बैंकों के रूप में करता है, जो कि यहाँ पे पहला है सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना और करों से प्राप्त रकम को एकत्रित करना। यह मुख्य कार्य हो गए इनके। अगला क्वेश्चन है कि मांग जमा और आवधिक जमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग जमा को मुद्रा का रूप क्यों कहा जाता है? इसमें मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं मांग जमा सबसे पहले। तो इन जमाओं की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और जो है वह जमा मांग पर चुकाने योग्य है। खाता धारक कभी भी अपना पैसा जो है निकाल सकता है मांग जमा में। बचत खाता और चालू खाता मांग जमा के उदाहरण हैं। दूसरा जो होता है सावधि जमा, जिसे कि आवधिक जमा या टर्म डिपॉजिट कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट। इसे समय जमा के रूप में भी जाना जाता है और एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए किए गए निवेश जमा कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक होता है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट टर्म डिपॉजिट की तुलना में जो है अधिक लिक्विडिटी यानी कि तरलता और एक्सेस की आसानी से प्रदान होता है। आगे की मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, इसी को इसमें बताया गया है। तो बैंक जमा रकम का एक छोटा भाग ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हिस्सा अपने पास नकद कोष के रूप में रखते हैं बैंक जो है, और बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को ब्याज जो है ऋण पर दे देते हैं। इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि मितव्ययिता का विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। इसमें बताना कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। तो इसका आंसर यहाँ है मितव्ययिता का विरोधाभास जो है वह मितव्ययिता के विरोधाभास से अभिप्राय है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देते हैं, यानी कि वह बचत अधिक करने लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। यानी कि बचत सब लोग करने लगेंगे तो इसमें मूल्य नहीं बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और निवेश गुणांक भी कम हो जाता है। फलस्वरूप आय में वृद्धि भी बहुत कम दर से होता है। आगे इसमें कि इस प्रकार बचत बढ़ने से कुल बचत का बढ़ना आवश्यक नहीं है, यानी कि बचत बढ़ाने से कुल बचत बढ़ेगा या जरूरी नहीं है। नीचे दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कि SS है, S से SS1 पर खिसक जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में प्रारंभ में जो यह हमारा x अक्ष है और यह y अक्ष है, इसमें देख सकते हैं प्रारंभ में जो होता है SS वह होता है S = C, यानी कि स्थिर होता है कंजम्पशन A - B Y। जब बचत अधिक किया जाता है तो यह S डैश हो जाता है, यहाँ S डैश है, तो बचत अधिक होने से यह देख सकते हैं यहाँ A जो है वह A से 1 हो जाता है, यानी कि C बार यानी कि C स्थिर है 1 - B, और ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे 1 Y हो जाता है, यानी कि एक Y बढ़ जाता है। तो यह देख सकते हैं Y जो था राष्ट्रीय आय वह Y1 था हमारा, और यह जब बचत बढ़ा दिया गया तो राष्ट्रीय आय Y2 हो जाता है, जो कि Y1 से घट जाता है। पहले हमारा था राष्ट्रीय आय
OY1 के बराबर, जो कि इतना था। बाद में राष्ट्रीय आय घट के OY2 हो जाता है, जो कि घट जाता है। तो बचत बढ़ने से हमारा राष्ट्रीय आय में जो है वह कमी आ जाती है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है कि फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी घटकर OY1 से OY2 हो जाते हैं, जिससे बचत फिर कम हो जाएगी। इस प्रकार बचत में वृद्धि नहीं हो सकता है। मितव्ययिता से हम आय बढ़ाना चाहते हैं, परंतु यह विरोधाभास है कि इससे आय बढ़ने की बजाय वापस जो है वह घट जाती है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।